9800 344 का अपने को घनमूल निकालना है भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से। 9800 344 का घनमूल भाग विधि से निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आपको ध्यान से समझना है और बाकी अन्य प्रश्नों को आपको हल करना है। आज आपके ग्रुप में इस प्रश्नावली से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न और अदर प्रश्न पीडीएफ बना के डाल दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग विधि के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसके दक्षिण पक्ष की तरफ से आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। और आपको पता है कि घनमूल में तीन तीन संख्याओं के क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं। तीन तीन अंकों की संख्याओं क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं। तो यहां पर अपन दक्षिण पक्ष की तरफ से तीन तीन संख्याओं को क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। तो यहां पर प्रथम जोड़ा ये हो गया, सेकंड जोड़ा ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये जो 9 है ना वो अकेला ही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, आप इसके इस साइड में 0 लगा के इसको 3 अंकों की पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि 0 भी अंक होता है। 0 भी क्या होता है? एक अंक होता है। अगर आप 0 नहीं भी लगाना चाहें तो भी कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो तीसरा जोड़ा ये बन गया। आपको दक्षिण साइड की तरफ से क्या करना है, जो दाएं आता है दक्षिण पक्ष की तरफ से, दक्षिण पक्ष की तरफ से आपको तीन तीन अंकों की संख्याओं के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। ये जो जोड़े बनाते हैं, ये जोड़े क्या बताते हैं अपने को कि जो अपन इसकी घनमूल संख्या निकालेंगे उस घनमूल संख्या में इसके कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। घनमूल संख्या में कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। अब आपको इसको हल करना है। तो हल आपको वाम पक्ष की तरफ से हल करना है। तो वाम पक्ष में क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। वाम पक्ष में क्या दे रखा है? 9। अब आपको ऐसे अंक की या ऐसी संख्या की घन संख्या लेनी है जो इस 9 से के या तो बराबर हो या इस 9 से क्या रहे? कम रहे। अब देखिए अपन 1 से 10 तक की घन संख्याओं की बात करें तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 3 होता है, 3 का घन 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन कितना होता है? 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है? 1000। 10 का घन कितना होता है? 1000। अब देखते हैं यहां पर अपने को लेना है कि या तो ऐसी अंक या ऐसी संख्या की घन संख्या जो इस 9 से कम रहनी चाहिए या इस 9 के क्या जाए? बराबर। देखिए 9 इसमें कोई सा भी ऐसा अंक नहीं है जिसकी घन संख्या 9 हो। तो यहां पर अपने को फिर लेना है 9 से कम। तो यहां पर इनमें देखते हैं कि 9 से कम कौन से अंक की घन संख्या है? 2 की घन संख्या कितनी है? 8 है। 3 का घन जब लेते हैं तो 3 का घन तो 27 है और 27 9 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अपन किसका घन लेंगे? 2 का घन लेंगे। 2 का घन यहां पर 2 की घात 3, इसके बाद आपको यहां लेना है 2 की घात 2 और यहां क्या लेना है? 2 की घात 1। और यहां पर जो भी अंक की या जो भी संख्या की घात ले रहे हो वो यहां पर आ जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, जो 2 घात वाला है और 1 घात वाला जो अंक है जिसके ऊपर 2 घात है या 1 घात है उसको किससे गुणा करना है? आपको 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 से। अब देखिए 2 की घात 3 का मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो ये 8 तो इस 9 के नीचे आ जाएगा। अब इधर आपको पता है कि क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो घटाते हैं, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1। अब जो घनमूल होता है उसमें क्या होता है, जब अपन संख्या उतारते हैं तो एक एक संख्या उतरती है, जबकि वर्गमूल के अंदर जो पूरा जोड़ा 2-2 अंकों का होता है वो पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है। लेकिन घनमूल के अंदर क्या होता है? एक एक अंक उतरता है। तो यहां से अपन नेक्स्ट अंक उतारेंगे 8। अब ये कितना बन गया? 18 बन गया। अब आपको सबसे पहले स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 12। अब देखिए यहां पर अपने को इस 12 को ऐसे अंक से गुणा करना है जो इस 18 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो इसे 18 से क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। तो गुणा करते हैं अपन, मान लो अपन 2 से गुणा करें तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। जो 24 संख्या है वो इस 18 से क्या है, ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा नहीं लेना है, इस 18 से क्या लेना है, कम लेना है। बराबर भी हो सकता है लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं लेना है। तो फिर 12 को किससे गुणा करना है, 1 से। जब 12 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12। अब आपको पता है यहां पर क्या किया जाता है, माइनस। गुणा किससे किया अपन ने, 1 से। तो यहां पर आ जाएगा 1 की घात 1, 1 की घात 2 और आगे क्या आ जाएगा 1 की घात 3। 1 की घात क्या आ जाएगा 3। अब आप इसको पहले हल कर लो पूरा। देखो 18 में से 12 गया तो 6, आगे वाला हम क्या उतारेंगे 0, ये कितना बन गया 60। अब इसमें ये पहले से सभी संख्या आ गई तो इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो यहां पर कितना आ गया 6। यहां पर माइनस करते हैं, यहां पर किससे गुणा किया है 1 से, माइनस करते हैं तो 60 में से 6 गया तो 54, 60 में से 6 गया तो क्या आ गया 54। और 54 यहां पर 1 की घात कितनी हो गई 3, और 1 की घात 3 का मतलब 1 की घात 3 का 1 का जो क्यूब है वो क्या होता है 1। अब देखो 54 में से 1 घटाते हैं तो 54 में से 1 गया तो कितना आ गया 53। कितना आ गया 53। आगे वाला अंक उतारते हैं, आगे वाला अंक क्या उतारेंगे 8 आ गया, 0 आ गई, यहां पर ये 0 उतरेगा तो सॉरी 540 में से 1 घटाते हैं तो यहां क्या बच जाएगा 539। क्या बच जाएगा 539। अब 539 में आगे वाला अंक उतारेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहां पर जो अपन घन मूल संख्या निकाल रहे हैं उसमें कितने अंकों की संख्या बन गई 2 अंकों की। और जब 2 अंकों की संख्या बन जाती है तो यहां पर फिर दोनों अंक आते हैं। यहां पर क्या आते हैं दोनों अंक। तो यहां पर देखिए 1 की घात कितनी है 3, 1 की घात कितनी है 3। तो 3 से पहले क्या आता है 2, और यहां पर कितने अंक बन गए 2 अंक बन गए, और 2 अंक बनते ही क्या आते हैं दोनों अंक। तो 21 की घात 2 और 21 की घात क्या जाएगी 1। अब मैंने आपको बताया था कि 2 घात वाले को और 1 घात वाले को किससे गुणा करते हैं 3 से। तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 3 से गुणा करेंगे। अब सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। तो 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग कितना होता है 441। 21 का वर्ग कितना होता है 441। 441 को 3 से गुणा करते हैं, 441 को किससे गुणा करते हैं 3 से। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 रे 13, 1300 कितना आ गया 23। अब यहां पर अपने को इस 1323 को ऐसे अंक से गुणा करना है जो इस 5393 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो 1323 को ऐसे अंक से गुणा करना है जो इस 5393 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो देखिए 1 से गुणा करते हैं तो 1300 होगा, 2 से गुणा करते हैं 2600, 3 से गुणा करते हैं तो 3900, और 4 से गुणा करते हैं तो इसको डायरेक्ट 4 से गुणा करें तो 13 चौक 5200 तो सीधा सीधा हो जाएगा, 5200 तो सीधा सीधा हो जाएगा। मतलब लगभग 4 से गुणा करें तो यहां पर इसको 4 से गुणा करके देखते हैं एक बार। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12, और 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, और 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, और 4 और 1 5। कितना गया 5292। जो 5292 है वो इस 5393 से क्या है, कम है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको गुणा किससे किया अपन ने 4 से। तो यहां आ जाएगी 4 की घात 1, 4 की घात 2, और यहां क्या आ जाएगा 4 की घात 3। ठीक है, तो यहां गुणा करने पर कितना है 5292। तो 5292 यहां घटाते हैं, 3 में से 2 गया तो 1,
और 9 में से 9 गया तो 0, आगे क्या उतारेंगे 1, 3 में से 2 गया तो क्या आ गया 1, और 5 में से 5 गया तो 0, आगे वाला अंक क्या उतारते हैं 4, आगे वाला अंक क्या उतारेंगे 4, ये क्या बन गया 1014। अब इसको हल करने पर 1014 से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो एक इसको हल करके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 21 को 3 से गुणा किया तो 21 दिया 63। 16 को 63 से गुणा करना है, 16 को किससे गुणा करना है 63 से, 63 को 16 से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं 16 × 48 का 8 हासिल 4, और 16 × 96, 96 4 100, ये कितना बन गया 1008। जो 1008 आया अपने पास वो इस 1014 से क्या है कम है, तो यहां क्या आ जाएगा 1008। माइनस करते हैं, देखिए 14 में से 8 गया तो 6 बच जाएगा, 4 में से 8 नहीं जाता, ये हासिल लेगा, हासिल देते ही इसके पास 14 हो जाएंगे, 14 में से 8 गया तो 6, इसके पास कुछ ही नहीं बता, 0 में से 0 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां पर क्या आ गया 6। इसके बाद आगे वाला अंक क्या उतारते हैं 4, यहां पर जिससे गुणा किया है वो यहां पर आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 4। अब देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में 64 गया तो 0, 64 में 64 गया तो क्या आ जाएगा 0। तो जहां पर शेष पर 0 आ जाए वहीं पर अपना वर्गमूल और घनमूल क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो इससे 9800 344 की जो घनमूल संख्या है, जो घनमूल है वो कितना आ गया, अतः घनमूल कितना है 214, घनमूल कितना है 214। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा, शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा 1/x + 2, 1/x + 2 प्लस 1/x + 6 प्रश्न दे रखा है, शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा 1/x + 2 प्लस 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 प्लस 1/x + 7 को क्या करना है हल करना है, हल कीजिए। ये अपने को प्रश्न दे रखा है कि शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा 1/x + 2 प्लस 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 प्लस 1/x + 7। ये जो प्रश्नावली है इसमें आपकी बोर्ड पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं 3। यहाँ पर तीनों प्रश्नों का जो आने का तरीका है वो एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, और एक प्रश्न कितने नंबर का आता है 2 नंबर का। ऐसे जो टोटल प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है 4 नंबर की। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो अपन 4 नंबर आसानी से ले सकते हैं। ध्यान रखना है 3 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 1-1 नंबर का, 2 प्रश्न तो 1-1 नंबर के, और एक प्रश्न 2 नंबर का। तो इसको हल करते हैं जब अपन, तो यहां पर देखिए अपने को प्रश्न दे रखा है 1/x + 2, 1/x + 2 प्लस 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 प्लस 1/x + 7। अब आपको क्या देखना है कि जो समीकरण दे रखे हैं, जो समीकरण दे रखे इसमें दिख रहा है कि ये जो दोनों पक्ष है बराबर के दोनों साइड 2 पक्ष है, एक वाम पक्ष होता है, एक दक्षिण पक्ष होता है। दक्षिण पक्ष दाएं हाथ की तरफ होता है और वाम पक्ष क्या होता है बाएं हाथ की तरफ। तो इसमें 2 पक्ष दे रखे हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। तो इसके दोनों पक्षों में जो अंश है वो सब में क्या है समान। तो अपने को इस चर राशि का क्या निकालना होता है मान निकालना होता है। तो यदि किसी समीकरण के अंदर दोनों पक्षों में अंश परस्पर समान हो तो चर राशि का मान कैसे निकाला जाता है,
उसके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहां पर पहले लिखेंगे चूंकि वाम पक्ष व दक्षिण पक्ष के अंश व हर अंश परस्पर समान है, अतः चर राशि का मान इनके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या देखना है आपको, सर्वप्रथम यहां पर आपको दिख रहा है कि जो दोनों पक्ष दे रखे हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में अंश सबके क्या है, समान है। यदि अंश समान हो तो चर राशि का मान कैसे निकालते हैं, इनके हरों के योग के बराबर क्या रखेंगे, 0। तो पहले करते हैं अपन वाम पक्ष के हरों का योग, इसलिए वाम पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग। तो वाम पक्ष के हरों का योग करते हैं, तो वाम पक्ष में क्या दे रखा है, x + 2 और प्लस x + 6। एक अक्ष रेख अक्ष कितना हो जाएगा, 2x और 6 2 कितना हो जाएगा, 8। दूसरा दक्षिण पक्ष के हरों का योग, दक्षिण पक्ष के हरों का योग। दक्षिण पक्ष में क्या दे रखा है, x + 1 प्लस x + 7। एक रे कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 7 और 1 8। वाम पक्ष के हरों का योग किया तो x + 2 और x + 6, तो एक अक्ष रेख अक्ष कितना हो गया, 2x और 6 2 कितना हो गया, 8। यहां पर भी एक अक्ष कितना हो गया, 2x और 7 रे कितना हो गया, 8। अब चर राशि का मान कैसे निकालते हैं, इनके हरों के योग के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अतः चर राशि का मान, अतः 2x + 8 है, हरों का योग कितना है, 2x + 8, और इस 2x + 8 के बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। अब यहां पर पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 8 इधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 8, वो 2 × 2 और 2 × 4 8। x का मान कितना गया, माइनस का 4। तो आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है कि दोनों पक्षों में अंश कैसे हैं, परस्पर समान है। यदि अंश परस्पर समान है तो चर राशि का मान उनके हरों के योग के बराबर क्या रख के प्राप्त किया जाता है, 0 रखकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने को कि द्विजांक विधि से 58,764 में 59 का क्या देना है, भाग देना है। 58,764 में 59 का क्या देना है, भाग। विधि कौन सी है, द्विजांक विधि। तो यहां पर प्रश्न दे रखा है अपने को, द्विजांक विधि से 58,764 भाग 59 में भाग दीजिए। अब देखो ये विधि मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन 100% आने के चांस है। इस प्रश्न के ध्यान से समझना है। इस प्रश्न को आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको द्विजांक विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले द्विजांक विधि में आपको क्या करना होता है, जो भी भाग दे रखा है उसका सिंपल तरीके से भाग करना होता है। सिंपल मतलब साधारण तरीके से भाग करना आपको। जैसे अपन थर्ड से स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्लास से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल भाग करना है। तो 58
764 में किसका भाग देना है? 59 का भाग देना है। क्या करना है? 59 का भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 5 लेते हैं तो 5 में नहीं जा रहा है, फिर आगे वाला अंक 5 में लेते हैं तो 58 हो गया, 58 में भी 59 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 7 लेते हैं तो 587 में 59 का भाग देते हैं। तो 587 में देखो 10 से गुणा करते हैं तो 590, इसको 10 से गुणा करते हैं तो 590, मतलब 587 में 59 का भाग 9 बार तो चला ही जाएगा। तो 9 से इसको गुणा करके देखते हैं, 9 नाम 81 हासिल 8, और 9 पंजे 45 और 8 53, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8 और 9 पंजे 45 और 8 कितना होता है? 53। तो कितना आ गया? 531। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 531। यहां पर घटाते हैं, भाग कितनी बार दिया अपन ने? 9 बार। घटाते हैं, 7 में से 1 गया तो 6 और 8 में से 3 गया तो 5। आगे वाला अंक क्या उतारेंगे? 6 उतारेंगे। आगे वाला अंक क्या उतारेंगे? 6। अब देखिए 59 का भाग 566 में 9 बार फिर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 531 है, तो फिर 9 बार देके देखते हैं। तो यहाँ पर 531 घटाएंगे, 6 में से 1 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3। आगे वाला अंक क्या उतारेंगे? 4। आगे वाला अंक क्या उतारेंगे? 4। अब देखिए यहां पर इस 354 में किसका भाग देना है? 59 का, मतलब 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो अगर अपन 7 बार देते हैं और इसको 50 ही मान लेते हो तो 7 पंजे 35, 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ये 354 ही है, तो 7 बार तो भाग नहीं जाएगा। फिर 6 बार देख के देखते हैं, तो 9 6 का 54 हासिल 5 और 6 पंजे 30 और 9 6 का 54 का 4 हासिल 5 और 6 पंजे 30 और 5 35, 6 पंजे 30 और 5 कितना हो गया? 354 आ गया। तो यहाँ पर पूरा भाग चला गया 6 बार, तो यहाँ पर कितना गया? 354। अब देखो अपन सिंपल भाग क्यों करते हैं? सिंपल भाग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि इसका शेषफल कितना बचेगा और इसका भागफल कितना आएगा। तो जब आप प्रश्न हल करोगे तो आपका जो हल करने के बाद जो आंसर है वो कभी भी क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा, और आपको पता रहेगा कि अपन ने जो 2 अंक विधि से भाग किया है वो क्या किया है? बिल्कुल राइट किया है। तो यहां पर अपने पास भागफल तो आ गया 996 और शेषफल क्या आ गया? 0। ध्यान में रखना है आपको कि भागफल अपने पास 996 आया है और शेषफल कितना है? 0। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन भागफल 996 और शेषफल क्या आ गया? 0। अब देखिए केवल सिंपल भाग को छोड़कर, केवल सिंपल भाग को छोड़कर भाग की कोई सी विधि आए, भाग की कोई सी विधि आए, चाहे द्विजांक विधि आए या सूत्र परावर्ती विधि आए या निखिलम विधि आए, कोई सी विधि आए, आपको उसमें 3 खंड बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? 3 खंड। और वो किस प्रकार से बनेंगे? देखिए आपको 3 खंड बनाने इस प्रकार से, ठीक है। अब सबसे पहले ये मान लो फर्स्ट खंड है, ये सेकंड है और ये क्या है? थर्ड है। आपको हर विधि से निखिलम, सूत्र परावर्ते या द्विजांक, इन तीनों विधियों में आपको हमेशा जो वाम पक्ष है उसी से स्टार्ट करना है। तो वाम पक्ष में फर्स्ट खंड दे रखा है, तो फर्स्ट खंड में आपको क्या लेना है? द्विजांक विधि के अंदर एक तो लेना है आपको द्विजांक और एक क्या लेना होता है? मुख्यांक। एक तो द्विजांक लेना है और एक क्या लेना है? मुख्यांक। द्विजांक क्या होता है और मुख्यांक क्या होता है? तो जो भाजक के अंदर संख्या दे रखी है, जो भाजक के अंदर संख्या दे रखी है, उस संख्या का इकाई अंक तो क्या लेना है आपको? द्विजांक। उस संख्या का इकाई अंक तो क्या लेना है? द्विजांक। अब देखो यहां पर 2 संख्या है, अभी कितनी है? 2। जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 भी आ सकती है, 4 भी। तो यहां पर मान लो एक और होता तो ये 159 होता, तो 159 में भी आपको केवल इकाई का अंक लेना है, चाहे आगे फिर कितनी अंकों की संख्या हो, आपको द्विजांक हमेशा इकाई का अंक ही लेना है। तो यहां पर कितना आ गया? 9।
अब बाकी जो शेष बच गए वो क्या होंगे, मुख्यांक। तो मुख्यांक कितना रह गया 5। अगर यहां पर 2 होता तो मुख्यांक कितना होता 25, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी कितना है 5 है। फर्स्ट खंड कंप्लीट करने के बाद आपको आना है थर्ड खंड में। क्या आना है, थर्ड खंड में। तो तीसरे खंड में क्या आएगा कि जो भागफल, जो भाज्य दे रखा है, जो भाज्य दे रखा है उस संख्या का जितने दो जांक में अंक होंगे, जितने दो जांक में अंक होंगे उतने अंक इकाई के अंक की तरफ से लेना है। तो यहां पर दो जांक में कितना अंक है, 1 अंक है। तो इकाई का अंक यहां पर क्या है 4 है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 अंक क्या आ जाएगा 4। अगर दो जांक में 2 अंक होते तो यहां पर कितने अंक आते, 2 अंक लेते। अगर 3 अंक होते तो 3 लेते। लेकिन यहां पर अभी दो जांक में अंक कितना है, केवल 1। तो दो जांक में जितने अंक हैं, दो जांक में जितने अंक है उतने अंक इस संख्या के इकाई के अंक की तरफ से लेते हैं। इसके बाद मध्यम खंड में क्या आएगा, मध्यम खंड में जो अंक लेने के बाद अंक संख्या बच गई वो बीच वाले खंड में थोड़ा आपको दूर दूर लिखना है। तो ये लिख दिया, 5 बच रहा था, 8 बच रहा था, 7 बच रहा था और 6 बच रहा था। अब आपको यहां पर पता है कि ये यहां पर जो आएगा वो भागफल होगा। तो भागफल अपन ने पहले ही निकाल लिया कि भागफल तो कितना आना है 996 आना है और शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा 0। अब अपन पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बनाते हैं। देखो पॉइंट कैसे बनेगा, अब आपको केवल इस मुख्यांक का भाग देना है इन अंकों में। केवल किसका भाग देना है, मुख्यांक का। अब देखिए 5 का भाग देते हैं इनमें। तो देखिए यहां पर 5 का भाग है ना, इस 5 में जा रहा है। किसमें जा रहा है, 5 का भाग किसमें जा रहा है 5 में। लेकिन अपन 5 में 5 का भाग नहीं देंगे एक बार, अपने को किसके अकॉर्डिंग चलना है, इस भागफल के अकॉर्डिंग चलना है। तो भाग कितनी बार देना है, फर्स्ट बार 9 बार। तो 9 बार देंगे तो यहां पर 5 में नहीं देना है तो 5 वाला अंक लेंगे 58। तो 58 में देना है भाग, तो 58 भाग 5। अब देखिए 58 में भी 5 का भाग है ना, कितनी बार जा रहा है 10 बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है, 11 5 55। लेकिन आपको 11 बार नहीं देना है, कितनी बार देना है 9 बार ही। तो यहां पर भाग देने पर दो चीजें आती है, एक तो भागफल आता है और एक क्या आता है शेषफल आता है। एक तो क्या आता है भागफल और एक शेषफल। अब भागफल तो आपको पता ही है कितनी बार देना है 9 बार। तो 9 पंजे कितना हो गया 43। अब क्या करना है, शेषफल प्राप्त करना है। तो 58 में से 45 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 58 में से 45 घटाएंगे, 8 में से 5 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1। तो शेषफल कितना बच गया 13। तो यहां पर क्या आ जाएगा शेषफल 13। शेषफल कितना आ गया 13। इस शेषफल को जो अपन अंक ले लिए उनके आगे वाले अंक के पास में रखते हैं। तो यहां पर 7 है तो इसके पास में रखेंगे 13। इसके पास में रखने पर क्या बनता है, नया भाज्य। क्या बनता है, नया भाज्य। नया भाज्य कितना बन गया 1 3 7 137। नया भाज्य कितना बन गया 137। अब आपको इस नए भाज्य से क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकलता है, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य कैसे निकलता है, जो नया भाज्य है, नया भाज्य है उसमें से अपन घटाते हैं। नए भाज्य में से क्या घटाते हैं, भागफल इंटू दो जांक, भागफल इंटू दो जांक, भागफल इंटू दो जांक। तो नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ 137। तो यहां पर आ जाएगा 137 माइनस भागफल कितना है, भाग कितनी बार दिया था अपन ने 9 बार। तो यहां आ जाएगा 9 इंटू दो जांक कितना है 9। तो यहां कितना आ जाएगा 9। देखो 137 माइनस 9 को 9 से गुणा किया तो 81। 137 में से 81 घटाते हैं तो 7 में से 1 गया तो 8, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6 और 13 में से 8 गया तो 5। तो कितना बच गया 56। तो संशोधित भाज्य कितना आ गया 56। अब जो अपन दूसरा पॉइंट बनाएंगे, दूसरा पॉइंट जो बनाएंगे
वो किससे बनेगा, संशोधित भाज्य से। तो दूसरा पॉइंट बनाते हैं 56 भाग 5। वही भाग देने पर दो चीजें आती हैं, एक तो भागफल आता है और एक शेषफल आता है। एक तो भागफल आता है और एक क्या आता है, शेषफल। तो भागफल तो क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो यहां पर लिखते हैं भागफल और ये क्या आ जाएगा, एक शेषफल। तो भागफल कितना आएगा, देखो भागफल भाग कितनी बार देना है आपको, 9 बार। इसमें 56 में भी 5 का भाग 11 बार जा रहा है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर भाग कितनी बार दिया था अपन ने, 9 बार। तो यहाँ पर भागफल कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो भागफल तो कितना आ गया, 9। अब शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल 9 पंजे 45 होता है और घटाना किस में से, 56 में से। तो 56 में से 45 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 11। 56 में से 45 गया तो कितना आ गया, 11। इस 11 को आगे वाले अंक के पास में रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, नया भाज्य। और नया भाज्य कितना बन गया, 116। नया भाज्य कितना बन गया, 116। नए भाज्य से क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकलता है, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दो जांक। तो नया भाज्य कितना बना, 116 माइनस भागफल कितना आया, 9 और इंटू दो जांक कितना है, 9। तो 116 माइनस 9 नाम 81। 116 में से 81 घटाते हैं तो देखो 6 में से 1 गया तो 5 और 11 में से 8 गया तो 3। संशोधित भाज्य कितना आ गया, 35। अब तीसरा पॉइंट अपन संशोधित भाज्य से बनाएंगे। तो यहां पर तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, 35 भाग 5। अब देखिए 35 में भी 5 का भाग है ना, वो 7 बार जा रहा है, लेकिन आपको इस भागफल के अकॉर्डिंग चलना है। तो 7 बार नहीं देके भाग कितनी बार देना है, 6 बार। भाग देने पर वही दो चीज आती है, एक तो भागफल और एक क्या आता है, शेषफल। भागफल और शेषफल, भागफल आएगा और एक क्या आएगा, शेषफल। तो भागफल तो कितनी बार देना है, 6 बार। तो भाग कितनी बार गया, 6 बार। अब शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल निकालते हैं तो संशोधित भाज्य तो कितना है, 35 और भाग कितनी बार दे दिया, 6 बार। तो 6 पंजे 30। यहां घटाते हैं, 35 में से 30 गया तो कितना बच गया, 5। तो शेषफल कितना आ गया, 5। इस शेषफल को आगे वाले अंक के पास में रखते हैं। अब यहां पर मध्यम खंड में कोई भी अंक नहीं है तो आगे वाला अंक 5 आ गया। 5 आने के बाद ये क्या बन जाएगा, नया भाज्य। क्या बन जाएगा, नया भाज्य। नया भाज्य कितना बन गया, 54। नया भाज्य कितना बन गया, 54। नए भाज्य से क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकलता है, नए भाज्य में से नया भाज्य 54 माइनस घटाते हैं भागफल। भागफल कितना है, 6 और दो जांग कितना है, 9। दो जांग कितना है, 9। तो ये 54 और माइनस 9 छिंगा 54। 54 में से 54 गया तो 0। तो शेषफल क्या गया, 0। अपन ने जैसे सिंपल भाग किया था उसमें भागफल 996 में आ रहा था और शेषफल क्या आ रहा था, 0। और यहां पर भी जब अपन ने इसको दो जांक विधि से हल किया तो भागफल कितना है, 996 में और शेषफल कितना है, 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपको कि m बटावा 2x प्लस 1, m बटावा 2x प्लस 1 और m बटावा 3x प्लस 4 को शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा हल कीजिए। शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न दे रखा है अपने को m बटावा 2x प्लस 1 प्लस m बटावा 3x प्लस 4, m बटावा 3x प्लस 4 बराबर में क्या है, 0 को हल कीजिए। को हल कीजिए। अब देखिए आपको इस प्रश्न में देखने पर क्या दिख रहा है कि जो
समीकरण दे रखा है उसमें अंश क्या है, समान है, उसमें अंश क्या है, समान है। तो अपने को इस चर राशि का मान ज्ञात करना होता है और बराबर में क्या दिया होगा ऐसे पर्सन में 0। तो आपको ध्यान से सुनना है कि यदि किसी समीकरण के अंदर अंश परस्पर समान हो, अंश परस्पर क्या हो, समान हो, तो चर राशि का मान उसके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर प्राप्त करते हैं। जो इससे पहले वाला प्रश्न किया था उसमें वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में अंश परस्पर समान थे, लेकिन केवल इसमें एक ही पक्ष है और वो एक ही पक्ष में अंश परस्पर क्या हो, समान हो और बराबर में क्या दिया हो, 0। अगर 0 नहीं भी आए तो भी आपको इस प्रकार से हल करना है। तो यहां पर देखिए, चूंकि समीकरण में अंश परस्पर समान है, अतः चर राशि का मान समीकरण में अंश परस्पर समान है, अतः चर राशि का मान इसके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर प्राप्त करते हैं, शून्य रखकर प्राप्त करते हैं। देखिए, यदि किसी समीकरण में अंश परस्पर समान हो, अतः चर राशि का मान इसके हरों के योग के बराबर शून्य रखकर प्राप्त करते हैं। तो यहां पर अंश परस्पर समान है, अंश परस्पर समान, अतः हरों का योग, हर क्या क्या दे रखे हैं, 2x प्लस का 1 प्लस 3x प्लस का 4। तो हरों का योग करते हैं, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा, 5। और हरों के योग के बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। चर राशि का मान निकालने के लिए क्या है, हरों के योग के बराबर क्या रखना है, 0। तो पक्षांतरण करते हैं, तो 5x बराबर माइनस का 5 काटते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5। आपको ऐसे प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकता है और 1 नंबर में पूछ सकता है, तो ध्यान से देखना है। बाकी इस टाइप के और प्रश्न आप अपनी बुक में से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है आपको, और बाकी जो प्रश्न है आप निकालते रहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपने को प्रश्न दे रखा है कि 4 47 32 25 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अपने को जिस प्रकार से अपन ने घनमूल प्राप्त किया था भाग विधि से, उसी प्रकार से अपन इस संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वो भी कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो देखिए, भाग विधि से अपन वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो संख्या दे रखी अपने को 4 47 32 और 25। जैसे मैंने आपको घनमूल में बताया था कि घनमूल के अंदर, घन का मतलब होता है घात 3, तो घनमूल के अंदर जो संख्या होती है उसमें 3 अंकों के क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। और वर्गमूल का मतलब होता है घात 2। तो यदि 2 घात हो तो आपको उस संख्या में 2 के जोड़े बनाने हैं, और यदि घात 3 हो तो उस संख्या में आपको कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं।
तो यहां पर एक जोड़ा, 2, 3 और ये 4, ये 4 अकेला ही है, तो इसके अपन 0 लगा के इसका भी जोड़ा क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि आप ये 0 नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो अपन जोड़े बनाते हैं, वो क्या बताते हैं, यदि अपन घनमूल निकाल रहे हैं तो जोड़े बताते हैं कि जो घनमूल संख्या आएगी वो कितने अंकों की आएगी। अभी यहां पर अपन ने वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल में कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े। तो जो इसकी वर्गमूल संख्या आएगी उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। तो जैसे अपन जोड़े बनाने के बाद वामपक्ष से स्टार्ट करते थे घनमूल को, उसी प्रकार से आपको वर्गमूल को भी किससे स्टार्ट करना है, वामपक्ष साइड से हल करना है। तो वामपक्ष में क्या दे रखा है अपने को, 4। अब आपको जैसे घनमूल के अंदर छोटी घन संख्या लेना होता था या बराबर वाली, उसी प्रकार से वर्गमूल के अंदर भी आपको क्या लेना है, यहां पर 4 दे रखा है, तो आपको ऐसी वर्ग संख्या लेनी है जो इस 4 से या तो छोटी रहे या इस 4 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 से 10 तक के वर्गों की। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 39 होता है, 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि आपको 4 ऐसी वर्ग संख्या लेनी है जो इस 4 से छोटी या 4 के क्या रहे, बराबर। अब देखिए यहां पर 4 से छोटी वर्ग संख्या क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, लेकिन आपको यदि बराबर वाली मिल जाए तो बराबर वाली ही लेनी है। तो यहां पर 4 दे रखा है और यहां पर भी क्या दे रखा है, 4। तो वर्ग संख्या 4 है, किसकी है, 2 की वर्ग संख्या है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2। यहां पर जो भी वर्ग संख्या लोगे आप, तो यहां पर एक बार यहां पर लिखना है, एक बार यहां पर और एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। इन दोनों संख्याओं का गुणा तो यहां आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 तो यहां आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, इधर यहां पर माइनस करना होता है और इधर क्या करना है, आपको प्लस करना है। इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना है और इनको क्या करना है, घटाना है। आप फर्स्ट बार जो संख्या लोगे उसको कितनी जगह लिखना है, 3 जगह। एक बार तो यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार इसके नीचे। जो नीचे ले रहे हो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और इधर क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 और इधर 2 में से 2 को 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अभी यहां पर अपन जैसे घनमूल के अंदर संख्या उतारते थे वैसे ही वर्गमूल के अंदर भी क्या उतारेंगे, संख्या उतारेंगे घटाने के बाद। तो घनमूल के अंदर तो एक एक अंक उतरता था और वर्गमूल के अंदर क्या होता है, पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है। तो यहां पर टोटल संख्या कितनी उतर जाएगी, 47। अब आपको इस 4 के पास ऐसा अंक रखना है जिस अंक को रखने से जो संख्या बनती है उस संख्या को आपस में गुणा करे तो इस 47 से क्या रहना चाहिए, वो कम रहना चाहिए या इस 47 के क्या आ जाना चाहिए, बराबर। अब देखिए यदि 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अंक कौन कौन से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या होते हैं, अंक। अगर आपसे पूछे अंक कौन कौन से होते हैं तो अंक ये होते हैं। आपसे पूछे अंकों की संख्या कितनी होती है तो अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अब आपको इस 4 के पास ऐसा अंक रखना है। तो अंक रख के देखते हैं, पहले 0 रखते हैं तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 1 रखा है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक बार और रखना पड़ेगा जैसे अपन ने ऊपर रखा था। तो ये संख्या बन गई 41। अब 41 को 1 से गुणा करते हैं तो ये इस 47 से क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। मतलब जो अपन ने 1 रखा है वो क्या है, राइट है। तो यहां पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इन दोनों को गुणा करते 41 को 1 से गुणा किया तो इन दोनों का गुणा तो यहां आ जाएगा।
यहां पर क्या करते हैं माइनस और इधर क्या करते हैं प्लस। एक में एक जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं 2 और ये 4, यहां पर घटाते हैं 47 में से 41 गया तो 7 में से 1 गया तो 6 और 4 में से 4 गया तो 0। अब मैंने आपको बताया था कि जो वर्गमूल के अंदर है ना वो पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है, तो यहां पर क्या उतरेगा 32, क्या उतर जाएगा 32। अब देखिए यहां पर ये 42 बन गया। अब अपने को जिस प्रकार से 4 के पास अंक रखा था ना, वैसे ही अब अपने को किसके पास अंक रखना है, 42 के पास अंक रखना है। तो पहले 0 रखते हैं ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 421 हो जाएगा। भाई 1 यहां भी रखना पड़ेगा और 1 यहां भी रखना पड़ेगा, लेकिन क्या पता और भी संख्या ऐसी मिल जाए, और भी अंक ऐसा मिल जाए जो इससे क्या रहे छोटा। तो एक बार 2 रख के और देखते हैं, तो 2 रखते हैं तो 424 बन जाएगा, और 400 को 2 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और 800 इस 632 से क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा तो यहां आ जाएगा, 421 को 1 से गुणा किया तो 421, यहां पर तो क्या करते हैं माइनस और यहां पर क्या करते हैं प्लस। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2। आगे वाला जोड़ा क्या उतारेंगे 25, आगे वाला जोड़ा क्या उतारेंगे 25। इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 को 1 से जोड़ा तो 2, और आगे क्या दे रखा है 2, और ये क्या है 4। अब देखिए ये बन गया 21,125। जो पूर्ण वर्ग मूल संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसमें लास्ट में, उसके लास्ट में आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा अंक रखे कौन सा अंक नहीं रखे। आपको केवल जो संख्या लास्ट में बची है उसका इकाई अंक देखना है। क्या देखना है इकाई अंक। अब यहां पर इकाई अंक क्या दे रखा है 5, तो अपन इसके पास ऐसा ही अंक रखेंगे जिसको आपस में गुणा करे तो कितना आ जाए इकाई अंक 5 आ जाए। तो आपके पास केवल एक ही अंक ऐसा है जिसको आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या आता हो 5 आता हो। तो 5 ही अंक ऐसा है जो आपस में गुणा करने पर वापस क्या देता है 5 देता है। तो यहां पर क्या रख देंगे डायरेक्ट अपन 5। ये 1 यहां पर रखा तो 1 यहां पर भी आ जाएगा। तो इस 5 को 5 से गुणा करते हैं, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21। तो यहां पर क्या गया 21। यहां पर घटाते हैं, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0। जहां पर भी शेष पर 0 आ जाता है वही वर्गमूल और घनमूल दोनों क्या हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं। यहां पर 5 लिया तो क्या आ गया 5। अतः वर्गमूल क्या हो गया 2115। ये प्रश्न जो एक्सरसाइज फर्स्ट के करवाए हैं वो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इन प्रश्नों को बारी बारी रिपीट करते रहना है, बार बार निकालते रहना है। बाकी प्रश्नावली के अन्य प्रश्न भी हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आने वाले हैं जल्द।